सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का सेकेंड लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। ओके। वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की क्लासेस करवाई जाती हैं। ओके। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड टेलीग्राम बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ पर डे आपको मिलता जाए। ठीक है। एंड्स ये जो वीडियोस हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस है इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बहुत बताता हूं। एंड जो थ्योरी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि थ्योरी वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके। अब देखिए, हमारे कंप्यूटर्स के जो जनरेशन्स होते हैं, ये लेक्चर्स हमारा है। ओके। तो देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर युग का जो प्रारंभ होता है वो कब से माना जाता है? 1946 से। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो 1946 से ये हमारा कंप्यूटर युग है। ठीक है। जो कंप्यूटर का जो प्रारंभ होता है हुआ था वो 1946 से माना जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है। या फिर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव्स का एक सोर्स मिल जाता है आपको। ठीक है। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर युग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1946 में कंप्यूटर युग का प्रारंभ हुआ था, जब ENIAC नामक कंप्यूटर को विकसित किया गया था। ठीक है। कंप्यूटर के अब तक के विकास के क्रम में 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। देखा जाए, मेनली जो कंप्यूटर्स के जो जनरेशन्स है उसको 5 पीढ़ियों में या फिर 5 जनरेशन में से को डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जनरेशन्स हैं। ओके। पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये मेनली 5 जनरेशन्स अभी तक आ चुके हैं। और अभी तो कहा जा रहा है कि 6 जनरेशन्स भी आ गया है एंड 7 जनरेशन्स भी अभी देखने को रिसेंटली मेरे को मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन्स में देखा है तो 7 जनरेशन्स का कंप्यूटर्स इस समय आ गया है। ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या हुआ था एंड सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन था, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1942 से 1955 तक माना जाता है। देखिए, देखा जाए मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स था उसका अस्तित्व जो था वो 1946 में आया था। तो उसी को देखा जाए, मेनली उसी को बोला जाता है कंप्यूटर्स युग। ठीक है। कंप्यूटर यूज़ का जो प्रारंभ हुआ था वो मेनली 1946 में होता। बट जो फर्स्ट जनरेशन्स था ना, उसको देखा जाए 1942 से 1955 तक माना जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल आपके पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कि फर्स्ट जेनेसिस का टाइम पीरियड्स क्या था? तो 1942 से 1955 तक माना जाता है। इसके बाद देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो 1946 में आया था। ENIAC नामक था। ठीक है। नाम क्या था उसका? ENIAC था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। देखा जाए, सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और इसका आकार कितना था? तो देखा जाए, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो उनका जो आकार था ना वो बहुत ही बड़ा था। कितना था? बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ओके। अगला आता है, इनकी जो डाटा जो प्रोसेसिंग की जो गति थी वो काफ़ी कम थी। तो सवाल आपको ये पूछेगा कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे उनकी जो स्पीड थी वो कम थी या फिर ज़्यादा थी? तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो प्रोसेसिंग करने की जो गति थी या फिर स्पीड थी वो बहुत ही कम थी। और देखा जाए, इनका जो वजन था वो वजन कितना था? ये इनका वजन भारी था। क्या था? भारी था। ठीक है। अगला देखते हैं। इनमें सॉरी, एक मिनट। इनमें विद्युत ऊर्जा की खपत काफ़ी अधिक थी। देखा जाए, जो पहले जो जनरेशन्स वाले जो कंप्यूटर्स आते थे ना, उनमें इलेक्ट्रॉनिक जो खर्चा था या फिर विद्युत जो ऊर्जा का जो खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा था। ओके। ये भी आपको थोड़ा इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा नोट्स में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे।
एवं प्रयोग करने में काफ़ी कठिन थे। यानी कि देखा जाए जो कंप्यूटर्स जो फर्स्ट जनरेशन के थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे और इनको प्रयोग करने में काफ़ी कठिन थे। ठीक है, प्रयोग करने में काफ़ी कठिन थे क्योंकि वो पहले पहले ज़माने का था, तो सबको सबको ऐसा तो था नहीं कि सबको कंप्यूटर चलाने को आ जाए, तो धीरे धीरे सब लोग सीखे हैं ना। तो इसलिए इसको प्रयोग करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ओके, इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल पूछा जा सकता है कि इनपुट और आउटपुट के रूप में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका इस्तेमाल किया गया था या फिर किस कार्ड का यूज़ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं किस कार्ड था, वो पंच कार्ड था। ओके, अगला आता है आपका इंटरनल मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया है। तो जो इंटरनल जो मेमोरीज होते थे ना कंप्यूटर्स में, उसके रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। ओके, इसके बाद अगला आता है ये केवल मशीनी भाषा और असेंबली भाषा को ही सपोर्ट करते थे। यानी कि जो कंप्यूटर्स थे वो मेनली जो असेंबली जो लैंग्वेज थे या फिर जो मशीनी जो लैंग्वेज थे, ठीक है, उसी को ही यह कंप्यूटर सपोर्ट कर पाता था। बाकी जो ह्यूमंस की जो लैंग्वेज थे उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पहले ज़माने का कंप्यूटर था, वो पहला कंप्यूटर था। एग्जाम्पल के लिए आता है हमारा ENIAC। इसका जो फुल फॉर्म है आपको पूछा जा सकता है कि आखिर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स। ठीक है, इसके बाद आता है EDVAC। EDVAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड थर्ड है UNIVAC। तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। इसके बाद आता है आपका ITB। क्या आता है इसके बाद? ITB आता है। तो जो ITB का जो फुल फॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो ये जो देखा जाए ना, ये बहुत ही बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला आता है सेकेंड जनरेशंस। तो सेकेंड जनरेशंस में क्या हुआ था इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड देखा जाए तो सेकेंड जनरेशंस का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1964 था। कितना था? 1964 से 56 से 1964 था। ओके, ऐसे में देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। तो देखा जाए तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में। अगला आता है, थोड़ा इसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटर आकार काफ़ी छोटा था और इनका वजन भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कम था। यानी कि देखा जाए जो ट्रांजिस्टर होते थे उनका जो आकार या फिर उनका जो साइज होता था वो बहुत ही छोटा होता था। बहुत ही नहीं छोटा होता, बल्कि जो पहले जनरेशन थे यानी वैक्यूम जो ट्यूब था उसका आकार तो बहुत ही बड़ा था, बट जो जो ट्रांजिस्टर आए थे उसका आकार वो वैक्यूम ट्यूब था उससे कम था और इनका वजन भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कम था। यानी कि देखा जाए कंपैरिजन में देखा जाए जो इनका जो वेट हो था ट्रांजिस्टर का या फिर इस कंप्यूटर का वो थोड़ा कम था। ओके, प्रथम पीढ़ी के कम मुकाबले इनकी गति जो थी वो गति भी तेज़ थी। यानी कि इसका जो स्पीड भी इसका तेज़ था। ठीक है, बाकी जो पहले वाला जो कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में। प्राइमरी मेमोरी के क्लियर मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। ये कंप्यूटर कम गति के होने के साथ साथ प्रयोग करने में काफ़ी सरल थे। ओके, इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सेकेंड मेमोरी जो होते थे उसके लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, जो कि वर्तमान काफ़ी सरल थे। वर्तमान का मतलब क्या है? जो कि वर्तमान में, ठीक है, समय में भी किया जा रहा है।
यानी कि देखा जाए इस समय में प्रेजेंट टाइम्स में अभी भी हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। ओके, इनमें कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और जो फोटोन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन था उनका भी यूज किया गया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज एंड CDC 3600 सीरीज एंड CDC 604, IMB 7030 एंड हनीवेल 400 था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए नोट्स में दिया गया है आपको कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हुआ था वो किसने किया था, वो विलियम शॉकली ने किया था। विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का तो आविष्कार किया था तथा उनके सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में सन 1947 में किया गया। ट्रांजिस्टर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बना है। तो आपको सवाल में क्या पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शॉकली ने किया था। एंड ये कब प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया गया, तो 1947 में इसका यूज़ किया गया था। एंड ट्रांजिस्टर अर्धचालक यानी कि किस पदार्थों से मिलकर बना है, तो आप लोग बता देना कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जेनेसिस। तो थर्ड जेनेसिस में क्या हुआ था, नॉर्मली अभी HP डेल या फिर जो इंटेल कोर का आता है या फिर इन्फिनिक्स का आता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स अभी नॉर्मली मार्केट में थर्ड जेनेसिस के मिल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ है। बाकी देखा जाए फोर्थ जेनेसिस के कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में देखा जाए तो थर्ड जेनेसिस हमारा ज़्यादा यूजफुल हुआ है। तो थर्ड जेनेसिस का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1965 से 1975 तक। ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा आप लोग 1965 से 1975 ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। यानी देखा जाए तो हम सेकेंड जेनेसिस के कंप्यूटर्स में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जिसकी खोज विलियम हॉकली ने किया था। बट हमने थर्ड जेनेसिस में क्या किया, उससे भी थोड़ा और अच्छा, ठीक है, उससे भी और अच्छा हमने यूज किया जिसका नाम था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी भी नॉर्मली हमारे फिफ्थ जेनेसिस में इसमें देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को IC कहा जाता है। IC एक आयताकार टुकड़ा होता है। ठीक है, IC जो होता है एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। IC को चिप भी कहा जाता है। IC को क्या बोलते हैं, चिप। अभी आप नॉर्मली जब जाते हैं मार्केट में आपको चिप तो पता होगा, थोड़ा इस टाइप्स में चिप होता है। ठीक है, इस टाइप में थोड़ा चिप होता है। ओके, IC के उपयोग से कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और इसकी गति भी तीव्र हो गई। यानी कि देखा जाए जब चिप हमारा कंप्यूटर्स में जब यूज करने लगे जब हम कंप्यूटर्स में, तब हमारा जो कंप्यूटर का जो साइज़ था वो और भी कम हो गया। ठीक है, कंपेरिजन में सेकंड कंप्यूटर के कंपेरिजन में थोड़ा और भी कम हो गया और इसकी जो स्पीड थी वो भी काफ़ी थोड़ा और इंक्रीज हो गई। मेमोरी की साइज़ भी बड़ी एवं लागत भी कम हो गई। यानी कि देखा जाए जो मेमोरी यानी स्टोर करने की जो मेमोरीज होती थी वो कुछ लगभग 10 GB 15 GB 20 GB थी। बट जब हमारा जो चिप आया यानी कि IC आया यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आया, तब हमारा उसमें मेमोरी भी जो था, ठीक है, मेमोरी का साइज़ था वो भी बढ़ गया और उसका दाम या फिर उसका जो मूल्य था, उसका प्राइस था, वो भी थोड़ा हमारा कम हो गया। लार्ज कैपेसिटी की मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया। यानी कि कंप्यूटर्स में अब लार्ज कैपेसिटी की मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करने लगे थे हम लोग। अगला देखते हैं, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आउटपुट या फिर इनपुट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर कब उपलब्ध हुआ था या फिर सॉफ्टवेयर का उपयोग किस जेनेसिस में हमने किया।
तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर बेस का यूज हमने थर्ड जेनेसिस में किया। किस में किया? हमने थर्ड जेनेसिस में अपने किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में काम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL का उपयोग किया गया, जैसे फोटोन 6, पास्कल, बेसिस आदि। एग्जाम्पल के लिए IBM 360, LCL 1900, VAX यानी VEX 750, CDC 6600, PDP 8x11। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारा फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो सबसे पहले देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है। तो फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1976 से 1989। ये हमारा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड होता था। अब देखिए फोर्थ जेनेसिस के समय कंप्यूटर का सर्वाधिक विकास हुआ देखा रहा है। मेनली जो कंप्यूटर का जो विकास जो देखा रहा है वो फोर्थ जेनेसिस में हुआ, बट सक्सेस नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस कब हुआ? फिफ्थ जेनेसिस में सक्सेस हुआ। फोर्थ जेनेसिस में देखा जाए तो अभी मार्केट में फोर्थ जेनेसिस का कंप्यूटर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका कुछ रीजन है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का उपयोग किया गया। मतलब बड़े पैमाने पर IC यानी कि चिप का उपयोग करने लगा, ठीक है, करने लगे हम लोग। इसके बाद VLSI सर्किट्स में 1 इंच के चौथाई भाग पर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये हुए थे। यानी कि देखा जाए कि जो हमारा एक VLC जो सर्किट्स होता है ना, VLSI जो सर्किट होता है, उसमें हम पहले क्या था, 1-2 हमारे इलेक्ट्रॉनिक या फिर ट्रांजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। बट जब फोर्थ जेनेसिस आए उसमें हमने लाखों की संख्या में हमने ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करने लगे। इन सर्किट को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। दुनिया का पहला माइक्रोचिप सन 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इंटेल 4004 तैयार किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है कि पहला माइक्रोचिप कब खोजा गया। तो ये हमारा खोजा गया था 1971 में। और इस कॉरपोरेशन कौन था? तो कॉरपोरेशन का नाम था हमारा इंटेल कॉरपोरेशन, जो नॉर्मली अभी भी हमारा इंटेल कॉरपोरेशन या फिर इंटेल कोर के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इंटेल कोर के रूप में। इसमें थोड़ा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इंटेल कोर। ओके, इंटेल कोर, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं। यह एक वैज्ञानिक टेड ऑफ द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपको पूछा जाएगा कि इंटेल कोर या फिर इंटेल कॉरपोरेशन को किसने खोजा। तो उसका नाम था टेड ऑफ। क्या नाम था? टेड ऑफ। इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूं। टेड ऑफ, ठीक है, ओके। इस छोटे माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि इंटेल कॉरपोरेशंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर देना है माइक्रोचिप के रूप में या फिर माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर से बने कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड्स तथा नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड्स में कार्य करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया एवं प्रोसेसिंग जो स्पीड थी वो भी काफ़ी तेज हो गई एवं लागत में भी कमी हो गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मल्टी प्रोसेसर्स एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया गया। हाई और फास्ट कैपेसिटी की प्राथमिकता मेमोरी के रूप में हाई और फास्ट कैपेसिटी की सेमीकंडक्टर मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप्स एवं मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया। ओके, यानी फास्ट कैपेसिटी की सेमीकंडक्टर यानी कि जो मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी था उनको हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग हमने किया। थर्ड जेनेसिस के कंप्यूटर्स में हमारा सबसे पहले आता है एप्पल सेकेंड, वैक्स 9000 एंड क्रे। तो क्रे सेकेंड आता है हमारा, ठीक है, 1/2। सबसे जो फास्ट कंप्यूटर है उसको बोलते हैं क्रे। हमारे इंडिया का सुपर फास्ट कंप्यूटर क्रे है। अगला आता है
फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, इस पीढ़ी के सॉरी सबसे पहले देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 1989 से, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, जो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1989 से हमारा जो प्रेजेंट में जो चल रहा है जो कंप्यूटर, वो हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर्स होता है। ओके, सॉरी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वाधिक परिवर्तन किए गए, यानी कि सबसे अधिक जो चेंजेस किए गए थे वो इसी पीढ़ी में किए गए थे, इसी जनरेशन में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी की जगह पर ULSI, ठीक है, ULSI का मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, अल्ट्रा स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। तो आपको पूछा जा सकता है VLSI का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ULSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस होता है, और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस होता है। अगला था, इस माइक्रो प्रोसेसर चिप पर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज कैपेसिटी की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क आदि का स्टोरेज के रूप में किया गया। इंटरनेट अथवा WWW का विकास हुआ, यानी कि जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब था हमारा, इसका विकास हमारा फिफ्थ जनरेशन में हुआ। आज के कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल जो माइंड्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, वो हमारे फिफ्थ जनरेशन में ही मौजूद है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जिनके कारण इनमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो होती है। इनकी प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, यानी कि इसमें प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तेज़ होती है। ये कंप्यूटर जो थे अरबों गणनाएं एक सेकंड में करते हैं, यानी कि जो अरबों जो खरबों जो बोले तो जो डाटास होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए मात्र कुछ सेकेंड्स या फिर एक सेकंड से भी कम लेते हैं समय। इनकी गति पिको सेकेंड, पिको सेकेंड का मतलब क्या होता है, एक होता है सेकेंड, इसके बाद माइक्रो सेकेंड, इसके बाद पिको सेकेंड। तो पिको सेकेंड्स में पाया जाता है। सुपर कंप्यूटर तथा रोबोट आदि मशीन इस पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसकी श्रेणी में हमारे सुपर कंप्यूटर या फिर रोबोट हमारे आते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।